नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत की हम नदियाँ पढ़ रहे थे और भारत की ज्योग्राफी में हमने भारत के परिचय को देखा है और भारत के भौतिक स्वरूप पढ़े हैं, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि नदियों का प्रतिरूप क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, डेल्टाएँ क्या होते हैं, एस्चुरी क्या होती है, ठीक है। और हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियों के बीच में विशेषताओं की बात भी हमने की थी। तो पिछली क्लास में जो भी बात की थी सभी विशेषताओं को लेकर, तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब स्टार्ट करें भारत की नदियाँ। तो आप देखिए, भारत का तंत्र की मैं बात करूँ तो दो प्रकार से है, ठीक है। एक तो हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, जो पिछली क्लास में मैंने बताई भी था, ठीक है। और हिमालय की नदी हम पढ़ेंगे और हिमालय में भी हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। देखिए, आप एक बात ध्यान से देखिए आप भारत का अपवाह तंत्र की मैं बात करूं तो एक तो क्या है, हिमालय की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ यानी जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, तो हिमालय की नदियाँ हो गई, ठीक है। एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, जिसका उद्गम प्रायद्वीप भारत से होता है। अब आप बताते हैं सर, हिमालय की नदियाँ दो भागों में बट जाएंगी। एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ यानी अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं, अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं, ठीक है। एक है बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो हिमालय का जल तो बंगाल की खाड़ी में जाएगा और एक अरब सागर में जाएगा। ऐसे ही प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी जाएंगी दो भागों में। एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ और एक है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो यहाँ का जल भी दो भागों में जाएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय की नदियाँ, ठीक है। और हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ बाद में पढ़ेंगे। तो हिमालय की नदियाँ में एक तो है अरब सागर की ओर जाने वाली नदी और एक है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो अब बात करेंगे सर अरब सागर की ओर, यहाँ एक ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं अरब सागर की ओर में अगर बात करूँ तो यहाँ एक ध्यान रखेंगे, अरब सागर की ओर अगर मैं हिमालय की बात करूँ तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र हिमालय का अरब सागर की ओर अगर मैं तंत्र की बात करूँ तो वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे। और इसमें एक और पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो हिमालय का देखिए अरब सागर की ओर जाने वाला एक तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले दो तंत्र पढ़ेंगे। और प्रायद्वीप की भारत की नदियां हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लासों में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय की नदियां। और हिमालय की नदियों में अरब सागर की ओर जाने वाली नदी और अरब सागर की ओर जाने वाली नदी में भी एक ही तंत्र आता है, वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। फिर हम ये दो तंत्र पढ़ेंगे, ये तीन तंत्र पढ़ेंगे हम हिमालय की नदियों में, ठीक है। बाकी सब नदियां पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियां, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम सिंधु नदी तंत्र की ओर चलते हैं। तो देखिए, आप सिंधु नदी तंत्र की मैं बात करूं सबसे पहले, देखिए आप, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे सिंधु नदी तंत्र की हम बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए आप, एक बात ध्यान से देखिए, आप क्या ध्यान रखना, देखिए आप, देखिए आप, सिंधु नदी तंत्र का हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम एक एक नदियों को देखेंगे।
ठीक है। और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियाँ आएंगी, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखिए आप, देखिए ये काराकोरम है, ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है। और जो भारत से बाहर है वो कौन सी है, कैलाश है। यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, देखिए ये काराकोरम है, काराकोरम, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ठीक है, ये जास्कर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और ये कौन सी है, कैलाश, कैलाश श्रेणी है। ये तीनों ही श्रेणी अगर मैं बात करूं, इन तीनों की अगर चारों की मैं बात करूं, तीन भारत में, एक भारत से बाहर की ओर फैली हुई है। अगर मैं इनकी बात करूं, ये चारों ही श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इस ट्रांस हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। इसका मतलब कह सकते हैं कि सिंधु नदी महान हिमालय के उत्तरी भाग में बहती है, यानी ट्रांस हिमालय में बहती है। तो अब आप ध्यान से देखिए, सिंधु नदी की मैं बात करूं, देखिए यहाँ तिब्बत से, ध्यान से देखिए आप, तिब्बत की मैं अगर बात करूं, तिब्बत की यहाँ से बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर से, मानसरोवर झील, ठीक है, यहाँ से बोखरचू हिमनद से होता है। बोखरचू हिमनद की मैं बात करूं, तिब्बत में मानसरोवर झील है और वो झील का निर्माण होता है बोखरचू हिमनद से होता है, यानी ग्लेशियर से होता है। किस झील का, मानसरोवर झील का। पर्वत श्रेणी कौन सी है, कैलाश श्रेणी है, देखिए। और कैलाश श्रेणी किसका भाग है, तो आप बताएंगे सर ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम हिमालय है, ठीक है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, और यहाँ के बाद में ये नदी आगे चलती है। देखिए आप, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, और ये नदी आगे भारत में प्रवेश करती है, और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से मध्य से प्रवेश करती हुई, ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बाद में ये नदी देखिए कहाँ आती है, अरब सागर में आती है। कहाँ आती है, अरब सागर में। तो ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर की बात कर रहा हूँ, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है। नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी। ये देखिए आप, नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले रावी नदी पर हुई थी, रावी नदी के तट पर हुई थी, ठीक है, बाएं तट पर। तो रावी नदी की हम बात करेंगे, रावी इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक है वो हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, ये नदी है, कहाँ से निकल रही है, तिब्बत में से निकल रही है सर। ध्यान से देखिए आप, तिब्बत से निकल रही है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील का निर्माण होता है बोखरचू हिमनद से, यानी ग्लेशियर से। और ये कैलाश श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। कितने भाग है उसके, 4, 3 भारत में, 1 भारत से बाहर है। तो ये कौन सी श्रेणी से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे सर लद्दाख और जास्कर श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण भाग में और जास्कर के उत्तरी भाग में ये नदी बहती है और पाकिस्तान में आती है और गिरती कहाँ है, अरब सागर में गिरती है। ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखिए ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है वो देखिए आप, ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है वो भी हम बात करेंगे। तो भारत में प्रवेश अगर मैं बात करूँ, भारत में प्रवेश की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे सर जास्कर दर्रे से प्रवेश करती है। जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो आप ध्यान से देखिए, जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी 2 श्रेणियों के बीच में से, आप बताएंगे सर काराकोरम और लद्दाख के बीच में से, ठीक है। फिर कहाँ प्रवेश करती, जास्कर दर्रे से प्रवेश करती, लेकिन स्थान का नाम क्या है, तो आप स्थान की अगर मैं बात करूं तो कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो आप ध्यान रखें ये कहाँ प्रवेश करती है, दमचौक में प्रवेश करती है। दमचौक कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ये क्षेत्र पूरा किसका है, लद्दाख का है, यानी ये नदी कहाँ बहती है, लद्दाख में बहती है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो दमचौक और भारत में जास्कर दर्रे से ये प्रवेश करती है, ठीक है। अब सर ये प्रवेश करती है, जब बाहर आती है पाकिस्तान की ओर प्रवेश करती है, तब ये कौन सा स्थान है, तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान की ओर जब ये प्रवेश करती है तो कौन सा स्थान है, तो ये अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं दर्रे की बात करूँ यहाँ पर, तो आप कितने, अगर मैं दर्रे की बात करूँ यहाँ पर दर्रे की, तो आप ध्यान रखेंगे ये जोजिला,
जोजिले दर्रे से प्रवेश बाहर जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर्वत श्रेणी की बात करूँ, पर्वत चोटी की मैं बात करूँ, तो ध्यान रखेंगे नंगा पर्वत चोटी के पास में यू टर्न लेती है पाकिस्तान के पास में। अगर मैं किसी स्थान की बात करूं कि कौन से स्थान से यहाँ पर टर्न मारती है, तो आप ध्यान रखेंगे चिल्लास। कौन सा स्थान है? चिल्लास स्थान। चिल्लास स्थान की बात करें तो देखिए आप, चिल्लास स्थान के पास में ये पाक में प्रवेश करती है। तो 3 स्थान मैंने लिखे हैं। ये जोजिले दर्रे से, यहाँ दर्रा है, कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जोजिले दर्रे से भारत के बाहर प्रवेश करती है। ठीक है, तो दर्रा कौन सा है? जोजिला। और पर्वत चोटी की अगर मैं बात करूँ, नंगा पर्वत जो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से टर्न मारती है। ठीक है, और जहाँ पर ये टर्न मारती है वहीं से आपका महान हिमालय प्रारंभ हो जाता है। जहाँ से सिंधु नदी टर्न मारती है वहीं से महान हिमालय प्रारंभ हो जाता है। और महान हिमालय कहाँ तक स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश तक है, जो हमने भारत के भौतिक स्वरूप में डिटेल से पढ़ा भी था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ बाहर निकलती है। ठीक है, और कौन से राज्य में प्रवाह करती है, तो आप बताएंगे सर ये लद्दाख में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी पीओके वाले क्षेत्र में बहती है। पीओके में न के बराबर जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। श्रेणी पूछे तो लद्दाख और झांस्कर है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए आप, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए आप, देखिए ये देखिए आप, यहां से एक नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी। ठीक, और एक नदी यहां से निकलती है, इस नदी का नाम है चिनाब। चिनाब। और एक निकलती है, ये है रावी। ये नदी कौन सी है? रावी है। अब कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, और एक नदी में और बनाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आप। ठीक है, इस नदी का नाम है रावी। इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक है, और यहाँ एक झील है, उस झील का नाम देखिए, ऊपर वाले दिशा की अगर मैं बात करूँ तो वो झील कौन सी है? मानसरोवर झील है। मैं यहाँ एक झील बना रहा हूँ, इस झील का नाम है राकसताल। राकसताल झील। मैं यहाँ एक झील बना रहा हूँ, उस झील का नाम है राकसताल झील, जो ये भी कहाँ है? तिब्बत में ही है। ठीक है, तिब्बत में ही है राकसताल झील, ये भी कहाँ है? तिब्बत में। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है, और फिर ये भारत से हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, और पंजाब से ये कहाँ आती है? देखिए आप, पंजाब से कहाँ आती है? ये देखिए आप, चिनाब नदी में आती है। ठीक है, इस नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये नदी कौन सी है? सतलज है। अब देखिए आप, और ये पूरा पानी कहाँ जाता है? कराची के पास में मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाक। अब आप ध्यान से समझेंगे इस बात को कि देखिए मैंने क्या, इनमें से सबसे मुख्य नदी की, ये सभी नदियों का पानी चिनाब के द्वारा, किसके द्वारा? चिनाब। ये हम नदी कौन सी है? चिनाब। पंचनद तंत्र में कितनी नदियाँ आती है? 5 नदियाँ आती हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है, और ये 4 नंबर, और ये कौन सी है? 5 नंबर। पंचनद तंत्र में कितनी नदियाँ आती है? 5। और पंचनद तंत्र में सिंधु नदी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, किस किस को करते हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, और यहाँ क्या लिख दिया? व्यास लिखना है। क्या लिखना है? व्यास। देखिए आप, यहाँ क्या लिखना है? व्यास लिखना है। ठीक, यहाँ क्या लिखना है? व्यास लिखना है। ठीक है, और ये कौन सी है? सतलज है। तो देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंचनद तंत्र की नदियां हैं। इनमें सबसे मुख्य नदी कौन सी? ये सब नदियां किस में मिल रही है? चिनाब में मिल रही है। ये जो नदियां हैं, झेलम से लेकर सतलज नदी तक है, ये सब नदियां किस में मिल रही हैं? चिनाब में मिल रही हैं। ठीक है, ये सब नदियां किस में मिल रही है? चिनाब में मिल रही हैं। और चिनाब के द्वारा ये पानी कहाँ जा रहा है? मिठानकोट में।
मिठानकोट में जा रहा है, और मिठानकोट में जाने के बाद में ये नदियाँ किस में मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है। ये पूरा पानी पंचनद तंत्र का पूरा पानी मिठानकोट में जा रहा है। और पंचनद तंत्र की मुख्य धारा कौन सी है, तो आप बताएंगे सर कौन सी है, चिनाब नदी है। पंचनद तंत्र की मुख्य धारा कौन सी है, चिनाब नदी है। ये कहाँ मिलती है, तो देखिए आप ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ मिलती है, एक तो ये स्थान ध्यान रखेंगे, एक ये स्थान ध्यान रखेंगे, और एक ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्थान कौन सा है, झांग मजीना है। कौन सा है, झांग मजीना, पाकिस्तान का झांग मजीना स्थान है, ठीक है। ये पाकिस्तान का झांग मजीना है। और ये कौन सा है, सराय सिद्ध है, सराय सिद्ध, ये सराय सिद्ध है, ठीक है। और ये 3 नंबर जो लिखा है ये लास्ट में, ये है मुल्तान, मुल्तान, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलती, देखिए आप, ये सभी नदियाँ किस में मिल रही हैं, चिनाब में मिल रही है। तो झेलम नदी चिनाब में कहाँ मिल रही है, पाकिस्तान की झांग मजीना। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर रावी नदी कहाँ मिल रही है, चिनाब में। रावी नदी चिनाब में कहाँ मिल रही है, सराय सिद्ध में मिल रही है, सराय सिद्ध, ठीक है। फिर देखिए आप, फिर कौन सी आ रही है, सतलज। और सतलज में कौन मिल रही है, व्यास, व्यास मिल रही है। सतलज में कौन सी मिल रही है, व्यास। कहाँ मिल रही है, तो आप बताएंगे सर ये पंजाब में मिलती है, पंजाब के कपूरथला में मिलती है। पंजाब के कपूरथला में व्यास नदी सतलज में मिल जाती है, और सतलज नदी का पानी आगे जाता है, और सतलज नदी का पानी किस में जाता है, चिनाब में। ये सारा पानी किस में जा रहा है, चिनाब में ही जा रही है नदियाँ, ठीक है। और चिनाब में कहाँ मिलता है, मुल्तान में, पाकिस्तान। और फिर ये पूरा पानी कहाँ जाता है, मिठानकोट। और मिठानकोट में ये पूरा पानी किस में चला गया, सिंधु नदी में। तो आप बताएंगे पंचनद तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो उत्तर से क्रम बताइए, दक्षिण से क्रम बताइए। तो पंचनद तंत्र में सिंधु नदी को शामिल नहीं करेंगे। पंचनद तंत्र में क्रम बताइए, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें मुख्य धारा कौन सी है, तो आप बताएंगे चिनाब। और चिनाब के द्वारा पानी कहाँ चला जाता है, मिठानकोट। पूरा पंचनद तंत्र का पानी कहाँ जाता है, मिठानकोट। और मिठानकोट के बाद में कहाँ जाता है, सिंधु नदी में जाता है। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि पंचनद तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 ये 5 है, मैं इनकी बात भी करने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिंधु की बात भी करने वाला हूँ, ठीक है। झेलम की बात भी बात करूंगा मैं, सिंधु की अलग से और बात करेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सबकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ इनके देखिए 1 2 3 4 5 लिखे हैं ना उद्गम, मैं उद्गम की मैं बात कर देता हूँ। देखिए आप वहाँ उद्गम की बात आगे करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आप समझ में आई। अब देखिए मैं एक बात करता हूँ, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए आप पंचनद तंत्र की मैं बात करता हूँ, तो देखिए आप, मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ, पंचनद तंत्र की बात करता हूँ, ठीक है। आप नोट करते रहिए। पंचनद तंत्र की बात करें तो कितनी नदियाँ आती है, 5 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती है, तो आप बताएंगे मुख्य नदी कौन सी है, पंचनद तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, पंचनद तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, तो आप बात करेंगे सर पंचनद तंत्र की मुख्य नदी है चिनाब। कौन सी है, चिनाब, ठीक है। फिर प्लस में कौन सी आएगी, झेलम, फिर रावी, और फिर कौन सी है, व्यास, और एक कौन सी है, सतलज। समझ में आया। पंचनद तंत्र की मुख्य धारा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मुख्य नदी कौन सी है, चिनाब है। और पंचनद तंत्र में नदी कौन कौन सी आती है, ये पूरा पानी कहाँ जाता है, तो आप बताएंगे सर इन पूरा पानी जाता है मिठानकोट में। किस में जाता है, मिठानकोट में, मिठानकोट में जाता है। मिठानकोट कहाँ पड़ता है, पाक। और फिर किस में मिल जाता है, सिंधु नदी में मिल जाता है, सिंधु नदी में चला जाता है। मिठानकोट पाकिस्तान में, ये कहाँ चला जाता है, सिंधु नदी में चला जाता है। बात समझ पा रहे हैं, सिंधु नदी में चला जाता है। ये है पंचनद तंत्र की बात, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप, अब देखिए आप ध्यान से, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए आप ध्यान से, पंचनद तंत्र की मैंने बात कर ली, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखेंगे नदी कहाँ से निकल रही है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ। देखिए आप एक बात ध्यान से देखिए आप, पंचनद अब नदी कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी है, 6 नदियाँ हैं, जिसमें पंचनद तंत्र में 5 है। अब 6 नदियाँ के बीच में आप क्या ध्यान रखेंगे, 2 आप, देखिए 1 2 आप, तो ये 1 2 स्थान, 3 4
और ये 5, यानी सतलज और व्यास के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। लेकिन कौन सा दोआब कौन सी नदी के बीच में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोआब कौन सा है, ये कौन सा दोआब है, ये कौन सा है, इन दो नदियों के बीच में कौन सा दोआब है, सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब है। तो आप दोआबों की भी ध्यान रखेंगे, पंचनद तंत्र के अलावा दोआब भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोआब की अगर मैं बात करूँ, देखिए आप, मैं दोआब की बात करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं दोआब की बात करता हूँ, ये देखिए आप, अब ध्यान से देखिए, आप दोआब की हम बात करते हैं, ठीक है। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। अब दोआब में आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए क्रम ध्यान रखना है, कौन सी नदी के बीच में। देखिए ऊपर नदी कौन सी थी, सबसे ऊपर नदी कौन सी थी, सिंधु थी। सिंधु के नीचे कौन सी थी, झेलम। सिंधु और झेलम के बीच फिर कौन सी थी, झेलम। और झेलम के नीचे कौन सी थी, आप बताएंगे सर, चिनाब थी, ठीक है। फिर बात करें मैं चिनाब, चिनाब के नीचे कौन सी थी, रावी थी। चिनाब के नीचे कौन सी थी, रावी थी, ठीक है। और रावी के साथ नीचे कौन थी, रावी की बात करूं, नीचे व्यास थी। और व्यास के साथ में कौन सी थी, व्यास के साथ में थी सतलज, ठीक है। ये नदियां थी। तो दोआब मतलब दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा दोआब था, यहाँ कौन सा दोआब था, ये दोआब आपको क्रम ध्यान रखना है। देखिए 20 मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप क्रम से कैसे याद रखेंगे, 20 बारी रचना छाछ, 20 बारी रचना छाछ और सिंधु सागर, सिंधु सागर, 20 बारी रचना छाछ और सिंधु सागर। ये कितने दोआब हो गए, 5 दोआब हो गए, ठीक है। ये 5 दोआब आपको ध्यान रखने हैं। 5 दोआब के अलावा मैंने क्या बताया, नदी तंत्र, 2 चीज़ ये बताई, ठीक है। दोआब के अलावा मैंने बता दी नदी तंत्र। नदी तंत्र से पहले हमने क्या देखा था, वो देख लीजिए आप। नदी तंत्र से पहले हमने क्या देखा था, वो देखिए आप। वो देख लिया कि नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है, ये देख लिया हमने 3 चीज़ देख ली है, ठीक है, कहाँ निकलती है। अब मैं कुछ और बातें करता हूँ, वो ध्यान से देखिए आप। अब देखिए आप, ये देखिए आप, अब मैं सिंधु नदी में कुछ बातें ध्यान से देखिए आप, तो इम्पोर्टेंट बातें हम करेंगे सिंधु में। तो एक बात ध्यान से देखिए आप, देखिए ये पर्वत श्रेणी है, ये देखिए आप, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी में ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख, इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। इसका नाम क्या है, जास्कर श्रेणी। इसका नाम क्या है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी की बात हो रही है। और मैं यहाँ बात करता हूँ सिंधु नदी की, मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकल रही है, यानी तिब्बत से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है। कौन, ये देखिए आप, बोखरचू, बोखरचू हिमनद से निकल रही है, यही बात हो रही है। अब देखिए आप, यहाँ से नदी जाती है, ये देखिए आप। अब ध्यान से क्या ध्यान देखना, देखिए आप, ये पाकिस्तान में जाती है, ठीक है, यही बात है। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, इस पर एक तो क्या है, लेह शहर है। कौन सा है, लेह, यानी लद्दाख की राजधानी कौन सी, लेह, इसी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, लेह इसी पर स्थित है। एक क्या ध्यान रखेंगे, एक ही बात ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जब प्रवेश करती है तब दर्रा कौन सा था, तब जास्कर था, जास्कर दर्रा। जब ये वापस निकलती है तब एक दर्रा आता है यहाँ पर, उस दर्रे का नाम क्या है, तो उस दर्रे का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है जोजिला, जोजिला दर्रा, ठीक है। तो प्रवेश कहाँ कर रही है वो ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ स्थान कौन से स्थान में प्रवेश करती है वो देख लिया आप। ये स्थान कौन सा है, दमचौक है,
दमचौक स्थान में प्रवेश करती है। और बाहर कौन से में निकलती है, तो आप ध्यान रखेंगे चिल्लास से निकलती है। कौन से निकलती है, चिल्लास से बाहर निकलती है, चिल्लास स्थान से ये बाहर निकलती है, यही बात है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए एक नदी मिलती है, यहाँ से एक नदी, छोटी नदी ध्यान रखेंगे, एक नदी यहाँ मिलती है, ठीक है, ठीक है, ये दो नदियाँ ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी नदियाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक नदी यहाँ मिलेगी इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक नदी इसमें मिलती है यहाँ से, मैं मानता हूँ, देखिए आपसे ये नदी आती है, ठीक है। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है गिलगित, गिलगित नदी, गिलगित नदी मिलती है, ठीक है। और इस नदी की मैं बात करता हूँ, देखिए इस नदी की मैं बात करूँ तो ये नदी कौन सी है, नुब्रा नदी है। एक नदी में बात करता हूँ, इस नदी का नाम क्या है, शौक नदी है, या शौक नदी है, शौक नदी है, ठीक है। इसमें देखिए जब ये नदी इधर जा रही है, देखिए आप, जब ये नदी इधर जा रही है इस दिशा में, तो ये भाग कौन सा है, ऊपर वाला भाग कौन सा है, ये ऊपर वाला भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे सर ऊपर वाला भाग कौन सा, दायां है। कौन सा भाग, दायां। और ये नीचे वाला भाग कौन सा है, ये कौन सा है, बायां है। नदी इस दिशा में जा रही है तो ऊपर वाला भाग दायां, नीचे वाला भाग बायां। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो मैंने एक बताया कि इन दोनों श्रेणियों के बीच में नदी बहती है, लद्दाख और जास्कर। तो एक नदी छोटी मिलती है, उसका नाम शौकत है, दूसरी मिलती है नुब्रा नदी, ठीक है। और नुब्रा घाटी से भारतीय सेना कहाँ जाती है, सियाचिन ग्लेशियर जाती है, ठीक है। और नुब्रा घाटी का निर्माण नुब्रा नदी करती है, ठीक है। फिर गिलगित नदी आती है, गिलगित कहाँ से आती है, पीओके से आती है। गिलगित कहाँ से आती है, पीओके से आती है, पाक अधिकृत कश्मीर से आती है गिलगित, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी गिलगित से नदी आती है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखिए आप, गिलगित से नदी आती है, फिर गिलगित से नदी आती है और जोजिले दर्रे से बाहर निकलती है, और फिर कौन से स्थान से निकलती है, चिल्ला से निकलती है। जब ये गिलगित के पास में, आसपास में यहाँ पर आती है, पीओके वाले क्षेत्र की सीमा में आती है, तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज का नाम क्या है, गार्ज का निर्माण करती है, उस गार्ज का नाम क्या है, बुंजी गार्ज है। कौन सा नाम गार्ज है, बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। कितना है, आप ध्यान रखें, 5181 मीटर गहरा गार्ज है, 5181 मीटर गहरा गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, यानी ऊपर से गिरती है, गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और चिलास स्थान से निकल जाती है, यानी जोजिले दर्रे से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ऊपर मैंने कितनी नदी बनाई, 3 नदी बनाई। एक नदी, ये ध्यान रखेंगे, ये नदी कौन सी है, देखिए यहाँ मिल रही है, उसका नाम क्या है, सुरु नदी है। कौन सा है, सुरु नदी है, सुरु नदी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है, सुरु मिल रही है। और देखिए दाईं ओर से कौन सी मिल रही है, तो आप बताएंगे सर शौक, नुब्रा, गिलगित। गिलगित आती है पीओके से, नुब्रा नदी आती है नुब्रा घाटी यानी सियाचिन ग्लेशियर से आती है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा अफगान इधर से आती है, एक अफगानिस्तान साइड से, उसका नाम क्या है, काबुल नदी है, काबुल नदी आती है, ठीक है। फिर एक पाकिस्तान की दिशा से आती है, गोरम नदी, ठीक है, ये गोरम नदी आती है, ठीक है, पाकिस्तान वाली दिशा से आती है, पाकिस्तान से आती है एक नदी, उसका नाम क्या है, गोरम नदी है। ये अफगानिस्तान की दिशा से आती है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से, वो कौन सी नदी है, वो काबुल नदी है। तो काबुल नदी, गोरम नदी, ये सब नदियाँ देखिए मैंने, जो जितनी नदी ऊपर लिखी है वो सब कहाँ से आ रही है, दाईं भाग से आ रही है। अब नीचे से आएंगी, वो कौन से आएंगी, तो आप बताएंगे सर नीचे से जो भाग आ रही है वो कौन सा भाग है, बायां भाग है। लेकिन बायां भाग में मैंने एक ही नदी बनाई है, बाकी नदियाँ अगर मैं बनाऊँ तो एक और नदी बनाने की कोशिश करूँ, तो आप बताएंगे सर एक नदी जब बनाई थी, वो कौन सी बनाई थी, हम देखें, वो कौन सी थी, चिनाब थी। वो कौन सी थी, चिनाब नदी थी। तो बाईं ओर से मैंने 2 नदी बनाई है, एक तो चिनाब नदी बनाई है, और एक कौन सी बनाई है, तो आप ध्यान रखेंगे, एक बनाई है मैंने सुरु नदी बनाई है,
ठीक है। क्योंकि बाकी नदी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बाकी जो नदियाँ थी वो झेलम नदी थी, ठीक है, झेलम थी और रावी थी, व्यास थी, सतलज थी, वो सब पानी किसमें जाता है, चिनाब में। तो वो तो सब चिनाब की सहायक नदियाँ थी, न कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो ध्यान रखेंगे। अब मैंने क्या बनाया देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब एक बात ध्यान से देखिए, मैंने क्या बनाया, एक तो बाईं ओर से नदियाँ, सहायक नदियाँ बनाया, सहायक नदियाँ बनाई है, एक बनाई है मैंने बाईं ओर से और एक बनाई है दाईं ओर से। बाईं ओर से और एक बनाई मैंने दाईं ओर से। तो बाईं ओर से आने वाली नदी कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे सर नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी है, ठीक है, नुब्रा नदी है, गिलगित नदी है, गिलगित नदी है, नुब्रा नदी है, काबुल नदी है, गोरम नदी है। तो ये सब नदियाँ किधर से आ रही हैं, दाईं ओर से देखिए मैंने एक तो बनाई सुरू नदी है, ठीक है, एक नदी मैंने कौन सी बनाई, चिनाब नदी है, ठीक है। और फिर चिनाब में मिलती हैं कौन कौन सी अलग अलग नदियाँ मिलती हैं, चिनाब में मिलती है रावी नदी मिलती है, और चिनाब में मिलती है झेलम मिलती है, चिनाब में मिलती है झेलम, और चिनाब में कौन सी मिलती है, सतलज मिलती है। तो ये सब नदियाँ तो किसकी है, चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। तो दाईं ओर से ये, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ये कौन सी है, ये दाई है, और ये कौन सी है, बाई है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए, दाईं ओर से कौन सी, बाईं ओर से कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक, कौन सी श्रेणी से जाती है, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन फैक्ट कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हो, अकेले सिंधु नदी में बना सकते हो 100 क्वेश्चन आप, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी बता दी, दर्रे प्रवेश करती तब कौन सा, जब निकलती तब कौन सा दर्रा, स्थान ध्यान रखना है, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान रखना, सिंधु नदी मतलब हर नदी में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे डिटेल से। और दाईं ओर से नदी कौन सी आ रही है, बाईं ओर से नदी कौन सी आ रही है, कौन सा गार्ज का निर्माण करती है, कहाँ करती है, गिलगित के पास में, पीओके में करती है, कहाँ करती है, पीओके के पास में, गिलगित के पास में बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। इतनी बात समझ में आई, दाईं बाईं नदियाँ। अब हम एक एक नदियों को देखते हैं और सिंधु नदी के फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी के फैक्ट को देखेंगे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए आप सिंधु नदी की फैक्ट की मैं बात करूं तो फिर इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे, चले। अब चलिए आप देखिए, ये देखिए आप सिंधु नदी की बात करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी की फैक्ट की मैं बात करूं तो अब आप बताओगे, उद्गम बता दीजिए आप, उद्गम। अब हम फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बताएंगे सर उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश श्रेणी से, कैलाश श्रेणी यानी मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक है, बोखरचू, हिमनद, ठीक। प्रवाह की मैं बात करूं, प्रवाह, अगर प्रवाह में देश की बात करूं, प्रवाह में देश की बात करूं तो आप बताएंगे सर ये चीन से भारत में आती है, चीन से कहाँ आती है, भारत में आती है, भारत से कहाँ जाती है, पाक में जाती है। अगर मैं प्रवाह में राज्य की बात करूं, भारत के राज्य की बात करूं तो आप बताएंगे सर ये लद्दाख प्लस कश्मीर, जम्मू कश्मीर, J&K में बहती है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। और देश की बात करूँ चीन प्रवाह, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उपनाम की बात करूँ, उपनाम, ठीक है, तो सिंधु नदी को उपनाम की अगर मैं बात करूँ तो इंडस भाषा में, सॉरी ग्रीक भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं, इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी को इंडस कौन सी भाषा में कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रीक भाषा में कहते हैं। तो ग्रीक भाषा का आप ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, ठीक है। और सिंधु नदी को देखिए आप तिब्बत में क्या कहते हैं, शेरमुख के नाम से जाना जाता है, शेरमुख के नाम से जाना जाता है, या सिंगी ख्वाब के नाम से जानते हैं, या सिंगी
खबाब, सिंगी खबाब या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। किसको? सिंधु नदी को। कहाँ? तिब्बत में। अब मैं बात करूँ प्रवेश की, तो ये प्रवेश कहाँ करती है तो आप बताएंगे सर ये जास्कर दर्रे में प्रवेश करती है। अगर मैं स्थान की बात करूँ तो आप बताएंगे सर ये दमचौक में प्रवेश करती है। दमचौक यानी लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। अगर मैं बात करूँ निकास की, तो ये निकास कहाँ है इसका तो आप बताएंगे सर इसका निकास जोजिला दर्रा या मैं कह सकता हूँ नंगा पर्वत चोटी के पास में, या मैं कह सकता हूँ J&K जम्मू कश्मीर में इसका निकास है। या मैं किसी स्थान की बात करूँ तो कौन सा स्थान है? चिल्लास। कौन से स्थान के पास में इसका? चिल्लास स्थान में ये क्या करती है? निकास करती है, बाहर निकलती है। ठीक है। किसके बीच की अगर मैं बात करूँ किसके बीच में बहती है तो आप बताएंगे सर ये लद्दाख प्लस जास्कर के बीच में बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में ये बहती है ये नदी। बात समझ पा रहे हैं? नदी बहती है। अगर मैं शहर की बात करूं कि कौन सा शहर स्थित है तो आप बात करेंगे सर लेह शहर स्थित है। और लेह किसकी राजधानी है तो आप बताएंगे सर ये लद्दाख की राजधानी है। लेह लद्दाख की राजधानी है। ठीक है। देखिए पीओके की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद है। तो मुजफ्फराबाद की अगर मैं बात करूं तो वो झेलम नदी में बात करेंगे, झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है। तो लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख की क्या है? राजधानी है। और लेह भारत का सबसे बड़ा क्या है? जिला भी है। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला भी है और लेह लद्दाख भारत में शुष्क स्थान भी आता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे शहर की मैंने बात कर ली। ठीक है। गार्ड्स की मैं बात करूँ तो ये कौन से गार्ड्स का निर्माण करती है तो आप बात करेंगे सर ये बुंजी गार्ड्स का निर्माण करती है। कौन सा गार्ड है? बुंजी गार्ड्स का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ड्स है। विश्व का सबसे गहरे गार्ड्स का निर्माण करती है, बुंजी गार्ड्स का निर्माण करती है। ये बात आप फैक्ट ध्यान रखेंगे जो मैंने देखिए ये सारे फैक्ट कहाँ से आए? उसी से आए जिस मानचित्र से हमने देखा था। ठीक है। इतने फैक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है। और फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में जाती है और कराची के पास में ये कहाँ गिरती है? कराची के पास में, पाकिस्तान के कराची शहर के पास में जाकर ये कहाँ गिर जाती है? तो ये अरब सागर में गिर जाती है। समझ पा रहे हो आप? अरब सागर में गिर जाती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। शहर ध्यान रखेंगे कौन सा है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, उपनाम ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके सहायक नदियों की बात करता हूँ। ठीक है। उनकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिए आप सिंधु नदी में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है। तो वो कौन कौन सी है? हम नदियों की एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। झेलम नदी। ठीक है। अब देखिए झेलम नदी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप ध्यान रखेंगे हर प्रत्येक नदी की बात ध्यान रखेंगे। अब झेलम की बात मैं करूँ तो झेलम नदी को एक तो क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? वितस्ता है। क्या नाम है? दूसरा नाम इसका क्या है? वितस्ता। इसे वितस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए झेलम नदी के बारे में मैंने वहाँ बताया नहीं था। ठीक है। अब बात करेंगे वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करूँ मैं झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वहाँ मैंने बताया नहीं था। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जास्कर श्रेणी से होता है। अब जास्कर श्रेणी में कहाँ से होता है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जास्कर श्रेणी में बेरीनाग, या मैं इसको कह सकता हूँ शेषनाग झील से होता है। यानी जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग या बेरीनाग झील से होता है। और वो कहाँ पड़ती है? जास्कर श्रेणी में पड़ती है। ठीक है। उद्गम की बात मैंने कर ली। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उद्गम के बाद में अगर मैं प्रवाह की बात करूँ तो ये प्रवाह की अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर इसका प्रवाह कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। प्रवाह कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। अब देखिए घाटी की अगर मैं बात करूँ, ये कौन सी घाटी का निर्माण करती है? कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो ये कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है।
का क्या करती है, निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीनगर इसी पर स्थित है, श्रीनगर जे एंड की राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर शहर इसी नदी पर स्थित है और श्रीनगर को बसाने वाले कौन थे, सम्राट अशोक थे। बात समझ पा रहे हैं, सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था और श्रीनगर इसी पर स्थित है। और पीओके की राजधानी पाक अधिकृत अगर मैं राजधानी की बात करूं पीओके की, पाक अधिकृत कश्मीर की, तो देखिए आप मुजफ्फराबाद की अगर मैं बात करूं, ये शहर भी कौन सी नदी पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो एक मैंने लिखा श्रीनगर, एक ये लिखा। घाटी की बात करूँ, कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। प्रवाह की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर बहती है। इस नदी पर देखिए आप दुलहस्ती बगलिहार तुलबुल परियोजना, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आप ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में इस पर दुलहस्ती और तुलबुल परियोजना स्थित है। बात समझ पाए, दुलहस्ती और तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे सर जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर है, तो आप बात करेंगे झेलम नदी पर है। बात समझ पा रहे हैं। तो झेलम नदी के उद्गम से परियोजना ध्यान रखेंगे, उद्गम कौन सा शहर है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस झील पर डल, देखिए मैं वो बता देता हूँ आपको, इसमें एक झील की मैं बात करूँ तो कौन सी झील है, डल झील है, डल झील और वुलर झील, ठीक है। डल झील और वुलर झील ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जो प्राकृतिक अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, वुलर झील है। अगर मैं कृत्रिम की बात करूँ, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कहाँ है, तो आप बताएंगे सर गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा नांगल बांध के अतिरिक्त जलाशय से बनाई गई है, जो कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप पंजाब करेंगे, क्योंकि पंजाब और हिमाचल की सीमा पे पड़ती है। बात समझ पा रहे हैं, वो कृत्रिम झील है गोविंद सागर। जबकि मैं बात करूँ भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की मैं बात करूँ तो कौन सी झील है, वुलर झील है। और वुलर झील का जो निर्माण होता है वो कौन सी नदी से होता है, झेलम नदी से होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक झील और कौन सी है, डल झील है। तो ये दोनों कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। तो वुलर और डल झील ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनंतनाग से देखिए बारामूला के बीच की बात करूँ, अनंतनाग से बारामूला के बीच में इस नदी पर क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे अनंतनाग से बारामूला। देखिए मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, अनंतनाग से बारामूला के बीच इस नदी पर क्या है, नौकायन है। ठीक है, इस नदी पर नौकायन की व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे सर अनंतनाग और बारामूला के बीच में पानी बढ़ता है तो वहाँ पर नौकायन की व्यवस्था है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन की अगर मैं बात करूँ वो कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व में सबसे ऊंची क्या है, नौकायन की व्यवस्था है। लेकिन ये तो अनंतनाग से बारामूला के बीच में नौकायन व्यवस्था है, नाव चलाने की व्यवस्था, चलते हैं। ठीक है, और विश्व में ऊंचाई पर कौन सी नदी पर नाव चलते हैं, तो ऊंचाई की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। वो आगे नदियों में हम बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे किस में, ये सब बातें किसकी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये झेलम नदी की बातें हैं। बात समझ पा रहे हैं, कौन सी घाटी का निर्माण करती है ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो झेलम नदी की मैं बाद में आगे बात करता हूँ। ये देखिए आप आगे हम बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी की मैं बात करता हूँ, तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये देखिए आप, चिनाब नदी की अगर मैं बात करूँ, इसे आस्कनी कहते हैं, आस्कनी भी कहते हैं, आस्कनी नदी के नाम से भी जानते हैं इसे। इसका उद्गम कहाँ से होता है,
उद्गम, तो आप ध्यान रखेंगे बारालाचा, बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से होता है, ठीक है। और बारालाचा दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो बारालाचा दर्रा ये रोहित, ये किस में पड़ता है? देखिए बारालाचा दर्रे की मैं बता दूँ ये भी कहाँ पड़ता है? जास्कर श्रेणी में पड़ता है। ये भी कहाँ पड़ता है? जास्कर श्रेणी में पड़ता है। बारालाचा दर्रे की बात करें तो बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए चिनाब नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ होता है? तो आप बताएंगे सर ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर से जाती है, जम्मू कश्मीर में जाती है, और जम्मू कश्मीर के बाद में कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। यानी ये नदी पंचनद तंत्र की मुख्य धारा है। पंचनद तंत्र की क्या है? मुख्य धारा है। पंचनद तंत्र की मुख्य धारा किस नदी को कहते हैं? तो आप बताएंगे सर चिनाब नदी को कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे पंचनद तंत्र की मुख्य धारा कहाँ है? चिनाब नदी है, ठीक है। और इस चिनाब नदी में वो झेलम नदी कहाँ के मिलती है? तो आप बताएंगे झांग मजीना में मिलती है, ठीक है। झांग मजीना स्थान पाकिस्तान में, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इसमें ध्यान रखेंगे कि ये कौन सी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। किलांग घाटी का निर्माण करती है। अगर मैं घाटी की बात करूँ तो कौन सी घाटी का निर्माण करती है? किलांग घाटी का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है। किलांग घाटी का निर्माण करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश में करती है, ध्यान रखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश में ये किलांग घाटी का निर्माण करती है। वो जम्मू कश्मीर में करती है कश्मीर घाटी का। कौन सी? पहले वाली नदी झेलम की बात करें। ये किलांग घाटी का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश में करती है चिनाब नदी। नाम इसका और क्या है? आस्किनी भी कहते हैं। उद्गम ध्यान रखेंगे कौन से दर्रे से हो रहा है, ये ध्यान रखें। कौन सी श्रेणी से हो रहा है, कहाँ बहती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चिनाब नदी की मुख्य धारा है, किसकी मुख्य धारा? पंचनद तंत्र की मुख्य धारा है, यानी सारी नदियाँ इसमें मिलती है। और मिठानकोट के पास में जाकर ये कहाँ मिल जाती है? तो ध्यान रखेंगे ये मिठानकोट पाक में कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे वाली नदी की। अगर मैं बात करूँ, देखिए आप आगे वाली की बात करें, इसके बाद में नदी कौन सी है? ये देखिए चिनाब नदी में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि सर परियोजना वहाँ आपने बताई दुलहस्ती और तुलबुल बताई थी, किसमें? झेलम पर, ठीक है। चिनाब पर अगर चिनाब की मैं बात करूँ तो बगलिहार, सलाम और बगलिहार ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो ध्यान रखेंगे आप सलाम परियोजना, एक कौन सी? बगलिहार। सलाम और बगलिहार परियोजना ये दोनों कहाँ पड़ती है? J&K। और दोनों किस नदी पर है? तो आप ध्यान रखेंगे चिनाब पर, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब मैं चिनाब के बाद में आगे चलता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। अब मैं चिनाब के बाद आगे की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप, चलो हम बात करते हैं, ठीक। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है। झेलम होगी, चिनाब होगी। मैं बात करता हूँ रावी की, रावी नदी की बात करता हूँ मैं, ठीक है। रावी नदी को और क्या कहते हैं? पुरुषनी नदी के नाम से भी जानते हैं। रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सर रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए आप, उद्गम की मैं बात करूँ तो आप ध्यान रखें कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे रोहितांग दर्रे से होता है। सर कहाँ से होता है? रोहितांग दर्रे से होता है। रोहितांग दर्रा कहाँ पड़ता है? धौलाधर श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी प्लस पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में पड़ता है कौन सा दर्रा? रोहितांग दर्रा। तो रोहितांग दर्रे से, यानी रोहितांग दर्रा कहाँ पड़ता है? ये भी आप ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल
प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, किस नदी का? तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, रावी नदी पर एक बात ध्यान रखेंगे, शहर की मैं बात करूँ, रावी नदी पर कौन कौन सा शहर है? तो देखिए, आप पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब का शहर गुरदासपुर है, गुरदासपुर। एक पाकिस्तान का शहर है, इस पर एक पाक शहर है, लाहौर शहर। पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है। ठीक है, और पंजाब का कौन सा शहर स्थित है? गुरदासपुरा शहर है, गुरदासपुर शहर है। ठीक है, ये दो शहर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी लाहौर में देखिए आप, इसी नदी के तट पर, इसी नदी के बाएं तट पर ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा, हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये ध्यान रखिए कि बाएं तट पर रावी नदी के, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। दो शहर मैंने बता दिए, गुरदासपुरा और लाहौर शहर आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से निकलती है ये ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? प्रोशनी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस पर एक परियोजना भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सी परियोजना है? तो आप ध्यान रखेंगे थेन परियोजना है। थेन परियोजना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थेन परियोजना कहाँ पड़ती है? पंजाब में। अगर पंजाब ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान क्या रखना है? पंजाब ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना, पंजाब में थीन परियोजना कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर स्थित है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रावी नदी के इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं और बात करूँ रावी नदी की, सर रावी नदी भी एक घाटी का निर्माण करती है, तो आप ध्यान रखेंगे रावी नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? चंबा घाटी का निर्माण करती है। कौन सी घाटी का? चंबा घाटी का। चंबा घाटी का निर्माण करती है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण करती है। झेलम कौन सी की करती है? कश्मीर घाटी का। और केलांग घाटी का निर्माण करती है, वो मैंने बता दिया, चिनाब नदी। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? रावी। क्रम ध्यान रखेंगे, झेलम, देखिए ऊपर से क्रम पूछे, दक्षिण से क्रम पूछ सकता है, झेलम, चिनाब, रावी, ऐसे, फिर व्यास, फिर सतलज। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान किस में रखेंगे? रावी नदी के संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि रावी नदी से क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, आगे में चलो, रावी के बाद में आप बताइए, रावी के बाद में कौन सी नदी थी? तो आप बताएंगे सर व्यास नदी थी। कौन सी नदी थी? व्यास नदी थी। और व्यास नदी को क्या कहते हैं? विपाशा नदी गई, विपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं व्यास नदी को। और व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उद्गम हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से होता है? व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। किसका? व्यास नदी का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये किसकी सहायक नदी है? ये किस में मिल जाती है? तो आप ध्यान रखें, कपूरथला पंजाब में। ठीक है, कपूरथला पंजाब में ये किस में मिल जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे ये किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है।